Good morning, everyone. Today we will start our new subject, control system. First, let us understand what is the meaning of system. System is interconnection of different physical components. System is interconnection of different physical components which acts together to achieve certain objectives. है ना? जैसे कि एक मैकेनिकल सिस्टम का हम एग्जांपल लेते हैं। यह है आपका स्प्रिंग, मास m, और ये हो गया डैम्पर। तो ये अलग अलग फिजिकल कंपोनेंट से मिलके ये एक आपका मैकेनिकल सिस्टम बन गया। हाँ, तो नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, या आपने तीन अलग अलग सिस्टम के हेल्प से, तीन अलग अलग फिजिकल कंपोनेंट की हेल्प से एक सिस्टम बना लिया है। तो ये होता है सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंट्रोल का क्या मतलब होता है ना। वैसे तो आप सबको पता ही होगा कंट्रोल का क्या मतलब होता है। बचपन में हमारे पेरेंट्स हमको कंट्रोल करते हैं ताकि हम एक बेहतर भविष्य की तरफ जाए, है ना। कंट्रोल मीन्स टू रेगुलेट और टू डायरेक्ट और टू कमांड। एग्जाम्पल देख लेते हैं कंट्रोल का। चाइल्ड प्लेइंग विथ काइट। तो बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, काइट को कंट्रोल कर रहा है ना। तो ये मीनिंग में कंट्रोल। तो यहाँ हम सब्जेक्ट किस क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट अपना कंट्रोल सिस्टम। तो इस सब्जेक्ट में हम किसको कंट्रोल करेंगे, सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। तो किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा वो जो सिस्टम है आपका वो स्टेबल है कि नहीं है। जैसे कि आपको अगर यहाँ पे पढ़ना है तो आपका माइंड पढ़ने के लिए स्टेबल है कि नहीं है ये चेक करना पड़ेगा। आप कितना सीख रहे हो कितना नहीं सीख रहे हो ये सब बात की बात है, पर पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आपका माइंड स्टेबल है कि नहीं है। तो वैसे ही सिस्टम में होता है, सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ता है कोई भी सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है ना। तो ये कैसे करते हैं हम, ये हम करते हैं यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से। ट्रांसफर फंक्शन, वैसे आप सबको पता होगा ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, फिर भी एक इन शॉर्ट हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। ट्रांसफर फंक्शन होता है it is the ratio of Laplace transform of output by Laplace transform of input, or assuming initial condition is equal to 0, it is Laplace transform of output by Laplace transform of input, assuming initial condition equal to 0। तो ये क्या होता है आपका ट्रांसफर
फंक्शन, है ना। अब बात ये आती है कि आप ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से कैसे बता सकते हैं कि कोई भी सिस्टम आपका स्टेबल है कि नहीं है ना। सपोज हम एक सिस्टम लेते हैं, ये आपका सिस्टम है HT, आपने यहाँ पे इनपुट दिया RT। इनपुट को हम RT से इसलिए लिखते हैं क्योंकि RT मींस रेफरेंस इनपुट। आपके पास आउटपुट आया CT, CT मींस कंट्रोल्ड आउटपुट, है ना। अगर इसका हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये आ गया RS, इसका हो जाएगा HS, इसका हो जाएगा CS। तो यहाँ ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा सिस्टम का? ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा HS इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट दैट इज CS अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट दैट इज RS। अब इसकी हेल्प से हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है ना। यहाँ पे हमें एग्जांपल लेना पड़ेगा। सपोज किसी भी सिस्टम का अपने पास, किसी भी सिस्टम का हमारे पास आ गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s+1, है ना। ये हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया। अब इसके जो पोल्स हैं वो किधर है? इसके पोल्स कहां पे? लेफ्ट साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस पे है। इसके पोल्स जो हैं वो लेफ्ट साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस पे है, -1। अगर किसी भी सिस्टम के पोल्स लेफ्ट साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस में आता है दैट मींस द सिस्टम इज स्टेबल। तो यहां हम ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से ये बता सकते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल है। इसको थोड़ा और समझना हो तो इसका आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके देख लीजिए। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है? e⁻⁻t ut। अगर इसका आप ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे तो इसका ग्राफ कुछ t = 0 पे इसकी वैल्यू होगी 1, और उसके बाद ये इस तरह से एक्सपोनेंशियली डिके करेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर हम इस पे कोई बाउंडेड इनपुट देते हैं तो आउटपुट कैसा आ रहा है सिस्टम के अंदर? हमारे पास बाउंडेड आउटपुट, है ना। मतलब सिस्टम कैसा है आपका? बाउंडेड है यहाँ पे। दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं ये सिस्टम कैसा है आपका? स्टेबल है ना। अब एक अनस्टेबल सिस्टम का भी एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एग्जांपल 2, सपोज आपके पास कोई भी एक सिस्टम है, उसका ट्रांसफर फंक्शन आया 1/s-1। अब इसके पोल्स कहां आ रहे हैं? राइट हैंड साइड में। किसी भी सिस्टम के अगर पोल्स राइट हैंड साइड में है दैट मींस द सिस्टम इज अनस्टेबल। इसको और अच्छे से समझना हो तो इसका क्या करो? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करो। HT = e⁻t ut। और अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो ये कुछ t = 0 पे 1, और उसके बाद ये ग्राफ जाएगा कुछ इस तरह से। मतलब इस ग्राफ को हम देख के बता सकते हैं ये सिस्टम कैसा है? अनस्टेबल, क्योंकि ये अनबाउंडेड आउटपुट दे रहा है। ठीक है, बाउंडेड इनपुट के लिए आउटपुट कैसा है इसका? अनबाउंडेड। दैट्स व्हाई द सिस्टम इज अनस्टेबल। इसका मतलब है हम किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन देख के ये बता सकते हैं कोई भी सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। अगर सिस्टम के पोल्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं दैट मींस द सिस्टम इज स्टेबल। अगर सिस्टम के पोल्स लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आते हैं दैट मींस द सिस्टम इज अनस्टेबल, है ना। एक दो हम अपने एग्जाम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम ले लेते हैं और उनमें अच्छे से देखते हैं कि सिस्टम स्टेबल आता है कि नहीं आता है। ये आपका स्प्रिंग, ये कनेक्टेड है एक मास m से, ये कनेक्टेड है एक डैम्पर से। डैम्पर क्या होता है? जैसे आप बाइक में शॉकर्स लगे होते हैं ना, शॉकर्स की तरह होते हैं एक डैम्पर। ये आपके शॉक को एब्जॉर्ब करता है, जो ऑसिलेशंस होते हैं सिस्टम में उनको रिड्यूस करता है। तो ये एक मैकेनिकल सिस्टम हमने ले लिया है। स्प्रिंग कांस्टेंट K, मास m, डैम्पर का कांस्टेंट हो गया F। अब इस सिस्टम के अंदर हम कैसे चेक कर सकते हैं यूजिंग द ट्रांसफर फंक्शन मेथड कि ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है ना। तो सबसे पहले हमने एक फोर्स अप्लाई किया यहाँ पे Ft इस डायरेक्शन में। तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा x थोड़ा सा, और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से और इस फोर्स की वजह से
इसमें भी एक फोर्स जनरेट होगा और डैम्पर में भी एक फोर्स जनरेट होगा। सबसे पहले ये जो फोर्स जनरेट हो रहा है ये इस डायरेक्शन में होगा, और ये जो फिजिकल कंपोनेंट्स लगे हुए हैं इनमें जो फोर्स डेवलप होगा ये जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो मैं दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर देता हूं। Ft इक्वल टू Fm प्लस Fm इज फोर्स ऑफ मास, F B फोर्स ऑफ डैम्पर, या F भी लिख सकते हो, प्लस Fk, Fk is force due to this spring. Ft equal to m d2x by dt square plus f dx by dt, और ये जो x है ये फंक्शन ऑफ किसका है, टाइम का है, ध्यान रखना है ना, प्लस Fk, Fk कितना हो जाएगा कि xt। अब हम क्या करते हैं, इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या होगा, Ft का Fs, m दो बार डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पे s स्क्वायर आ जाएगा, एंड दिस विल बी xs प्लस f, एक बार डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पे s हो जाएगा xs प्लस k xs। अब हम xx को कॉमन ले लेते हैं तो यहां आ जाएगा ms स्क्वायर प्लस fs प्लस k ना। इनपुट में हमने क्या अप्लाई किया था, फोर्स, आउटपुट में क्या आया था, डिस्प्लेसमेंट। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। तो ये हो जाएगा ms स्क्वायर प्लस fs प्लस k। तो यहां पे आप ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म यानी ये ट्रांसफर फंक्शन देख के इजीली बता सकते हो कि ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। कैसे, आप क्या करोगे, इन पोल्स की लोकेशन फाइंड आउट करोगे। सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इजीली पोल्स की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो। पोल्स की लोकेशन फाइंड आउट करोगे, अगर आपके पोल्स इमेजनरी एक्सिस, ये आपका इमेजनरी एक्सिस हो गया, इसके लेफ्ट हैंड साइड में आए तो सिस्टम स्टेबल है। अगर आपके पोल्स इस इमेजनरी एक्सिस के राइट हैंड साइड में आए, दैट मीन सिस्टम कैसा हो गया आपका, अनस्टेबल, है ना। चलो एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम का भी एग्जांपल ले लेते हैं अपन। ये तो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सॉरी ये मैकेनिकल सिस्टम हो गया। एक हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम का भी एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, यहां आपने इनपुट अप्लाई किया VT, R, L, C। तो आपका VT इक्वल टू जो इनपुट में वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, दैट वोल्टेज विल बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन इंडक्टर प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन कैपेसिटर। VT इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC, और VT इक्वल टू VR क्या हो जाएगा, IR या IT, करंट इज a function of time here, VL L di by dt and I is function of time plus 1 upon C integration of I dt. Can we write IT equal to dq of t by dt? अब जहां जहां IT है वहां dq by dt को पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा VT इक्वल टू R dq of t by dt plus L d2q by dt square plus 1 upon C q of t, है ना।
अब हम क्या करते हैं, इसका एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। तो vt की जगह हो जाएगा vs, डिफरेंशिएशन है यहाँ पे एक बार, तो s आ जाएगा rs q ऑफ s, दो बार डिफरेंशिएशन है तो s स्क्वायर हो जाएगा q ऑफ s प्लस q ऑफ s बाई c। vs इज इक्वल टू qs को हम कॉमन ले लेते हैं, एल एस स्क्वायर प्लस आर एस प्लस 1/c। तो व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, दैट विल बी इक्वल टू एल एस स्क्वायर प्लस आर एस प्लस 1/c। तो यहां पे भी हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आ गया सिस्टम का। तो वंस हमारे पास इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आ गया है, तो इस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पोल्स हम निकालेंगे। अगर ये पोल्स इमेजिनरी एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में आए, दैट मींस द सिस्टम इज स्टेबल। अगर ये पोल्स इमेजिनरी एक्सिस के राइट हैंड साइड में आए, दैट मींस द सिस्टम इज अनस्टेबल। तो हम पोल्स की लोकेशन को देख के इजीली बता सकते हैं कोई भी सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया कोई हमारे पास सिंपल से दो तीन फिजिकल कंपोनेंट से अगर सिस्टम बना हुआ हो, तो ऐसे में हम इजीली ट्रांसफर फंक्शन निकाल के बता सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। पर बाय चांस हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम आ गया, ठीक है, यहां पे आप ले लो, ये सिस्टम 1 है, दिस इज सिस्टम 2, सिस्टम 3, S4, S5। अब बात ये होती है कि इस सिस्टम का आप ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालोगे। तो ऐसे सिस्टम्स का ट्रांसफर फंक्शन निकालना हमारा जो बेसिक मेथड है उससे बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए हमारे पास दो टेक्निक्स हैं। फर्स्ट है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, और सेकंड है सिग्नल फ्लो ग्राफ। ये दो टेक्निक्स हैं जिससे कि कितना भी आपका कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो उसका हम इजीली ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा कंट्रोल सिस्टम का ओवरव्यू देना चाहता हूं। पूरे कंट्रोल सिस्टम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड और सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस के हम अंदर हम देखेंगे कि अलग अलग टाइम पे आपका सिस्टम किस तरह से बिहेव करता है। तो ये सब हम देखेंगे, ठीक है। मतलब सिस्टम के अंदर कितना एरर है, या सिस्टम के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिस्टम कितना ओवरडैम्प्ड हो रहा है, कितना अंडरडैम्प्ड हो रहा है। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या रेस्पॉन्स या आउटपुट है सिस्टम के, ये हम अलग अलग टाइम पे टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट राउथ, सॉरी WITZ, राउथ हर्बिट मेथड। राउथ हर्बिट मेथड कहां यूज होगा? सपोज पकड़ लो आपके पास एक सिस्टम आ जाता है कुछ इस तरह से, जिसका ट्रांसफर फंक्शन है
1/s⁴ प्लस s⁴ 3 प्लस 2s² प्लस s प्लस 5, है ना। आपके पास ऐसा कोई सिस्टम आ गया। अब सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम होता है तो आप इजीली पोल्स कैलकुलेट कर सकते हो, पर अगर फोर्थ ऑर्डर का सिस्टम है या फिफ्थ ऑर्डर या सिक्स्थ ऑर्डर का सिस्टम है तो ऐसे में पोल्स कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल काम है ना। तो राउथ हर्बिट इसको बहुत आसान कर देता है। राउथ हर्बिट के मेथड से आप कितने भी n नंबर ऑफ पोल्स हो या n ऑर्डर का सिस्टम हो, आप इजीली बता सकते हो कोई भी सिस्टम आपका स्टेबल है कि नहीं है, स्टेबल और नॉट स्टेबल, है ना। कितने भी ऑर्डर का आपका सिस्टम हो, आप राउथ हर्विट क्राइटेरिया से इजीली बता सकते हो वो सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। और एक और चीज आप राउथ हर्विट क्राइटेरिया से इजीली बता सकते हो, अगर सिस्टम अनस्टेबल है तो कितने पोल्स हैं जो अनस्टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। बट इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज या शॉर्टकमिंग बोल लो। शॉर्टकमिंग क्या है इसका? ये नहीं बता सकता कि ये सिस्टम कितना अनस्टेबल है, या दो सिस्टम है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2, इन दोनों में से कौन सा सिस्टम ज्यादा अनस्टेबल है या ज्यादा स्टेबल है, ये भी नहीं बता सकता। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं पोलर एंड नाइक्विस्ट प्लॉट। तो पोलर और नाइक्विस्ट प्लॉट क्या करता है? आपको यह बताता है कि ये सिस्टम अगर अनस्टेबल है तो कितना अनस्टेबल है, इस सिस्टम के अंदर कितना गेन मार्जिन और है, मतलब कितना गेन आप और बढ़ा सकते हो कि सिस्टम अनस्टेबल नहीं होगा ना। और प्लस अगर दो अलग अलग सिस्टम है आपके, सिस्टम S1 एंड सिस्टम S2, तो इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है ये भी ये बहुत अच्छे से बताता है नाइक्विस्ट प्लॉट। नाइक्विस्ट प्लॉट के बाद हम पढ़ेंगे बॉर्डर प्लॉट। बॉर्डर प्लॉट क्या करता है? बॉर्डर प्लॉट में ये वाला एक्सिस जो होता है ना, ये आपके लॉग के फॉर्म में रहता है ना, और मैग्नीट्यूड भी आपका डीवी स्केल में होता है। तो इसका एडवांटेजेस क्या है कि ये लो फ्रीक्वेंसी से लेके हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब लो फ्रीक्वेंसी समवट 100 हर्ट्ज से लेके गीगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को एक ही ग्राफ के अंदर ड्रॉ करके बता सकता है, एक ही ग्राफ के अंदर ड्रॉ करके बता सकता है, जिससे कि आप लो रेंज से लेके हाई रेंज तक की फ्रीक्वेंसी को एक ही ग्राफ में अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। और ये मोस्टली कहाँ यूज होता है? कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत वेरी करता है आपका। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंट्रोलर एंड कंपनसेटर। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कंट्रोलर एंड कंपनसेटर। ये होता है आपका टाइम डोमेन के अंदर, ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, है ना। कंट्रोलर क्या करता है? आपने ये पता कर लिया कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। अगर सिस्टम स्टेबल है तो कितना स्टेबल है या कितना अनस्टेबल है ये भी पता कर लिया। अब आपको उसकी स्टेबिलिटी को इंप्रूव करना है, सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है, तो वो आप कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर एंड कंपनसेटर, ठीक है। कंट्रोलर को हम जनरली टाइम डोमेन में स्टडी करते हैं और कंपनसेटर को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्टडी करते हैं। टाइम डोमेन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होता है, जब ये सब हम टॉपिक देखेंगे तो डिटेल में वहां पे देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। स्टेट वेरिएबल एनालिसिस क्या? ये एक मॉडर्न अप्रोच है। किसी भी सिस्टम को एनालिसिस करने के लिए एक बिल्कुल मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है। जो अभी तक हम कंपनसेटर तक पढ़े थे, ये सब हम कैसे करेंगे? किसी भी सिस्टम को एनालाइज विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर फंक्शन मेथड से करेंगे।
बट स्टेट वेरिएबल मेथड में हम जो भी एनालिसिस करेंगे वो स्टेट के हेल्प से करेंगे। इसके कुछ कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट के लिए बहुत अच्छे से इजीली काम करता है, जबकि ट्रांसफर फंक्शन मेथड मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है। ठीक है। सेकंड, ये एलटीआई सिस्टम एज वेल एज नॉन एलटीआई सिस्टम के लिए काम करता है। जो आपका ट्रांसफर फंक्शन मेथड्स होता है वो केवल और केवल लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए काम करता है, बट ये जो होता है स्टेट वेरिएबल एनालिसिस, ये एलटीआई और नॉन एलटीआई दोनों के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। तीसरा, ट्रांसफर फंक्शन में मेथड में क्या था, आपका इनिशियल कंडीशन 0 होना चाहिए, बट यहां पे क्या, इनिशियल कंडीशन 0 हो चाहे ना हो, ये बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ एडवांटेजेस हैं स्टेट वेरिएबल एनालिसिस के एज कंपेयर टू ट्रांसफर फंक्शन मेथड। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, है ना, जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू ट्रांसफर फंक्शन मेथड। सेकंड, स्टेट कोई इसमें यूनिक नहीं है, स्टेट्स आर नॉट यूनिक। तो ये पूरा आपका कंट्रोल सिस्टम का सिलेबस रहा। तो पूरे कंट्रोल सिस्टम में ये सब हम पढ़ेंगे। अराउंड 30 to 35 लेक्चर्स में आपका कंट्रोल सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2 to 3 लेक्चर्स में हम अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जैसे गेट है, ईएस है, इनके क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो आज के लिए सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।